क्या आपने कभी ऐसा नाम सुना है जिससे आपको थोड़ी सी सिहरन महसूस होती है? बहुत से लोगों के लिए वह नाम ब्लडी मैरी है। यह एक ऐसा नाम है जिसे स्लीप ओवर में फुसफुसाया जाता है और अंधेरे कमरों में एक चुनौती के तौर पर बोला जाता है। इसकी आवाज ही भूतों और देर रात सुनाई जाने वाली डरावनी कहानियों की तस्वीरें बनाती है। ये डर नया नहीं है, ये बच्चों और किशोरों की कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये उस तरह की कहानी है जो आपके दिमाग में अटक जाती है, जिससे आप एक अंधेरी खिड़की में अपनी परछाई को घबरा कर देखते हैं। ये नाम आधुनिक लोक कथाओं का एक आधार बन गया है, एक भूतिया कहानी जिसे लगभग हर कोई जानता है, भले ही उन्हें यह न पता हो कि यह कहां से आई है। ब्लडी मैरी के इर्द गिर्द का डर एक खास डरावने विचार से जुड़ा है कि आप उसके भूत को बुला सकते हैं। किंवदंती कहती है कि यदि आप उसका नाम जपते हैं तो वह एक आईने में दिखाई देती है। यही उसे अन्य भूतिया कहानियों से अलग बनाता है। वह सिर्फ एक आत्मा नहीं है जो एक पुराने घर या एक सुनसान सड़क पर भटकती है। इसके बजाय वह एक भूत है जिसे आप अपने घर में, अपने बाथरूम में बुला सकते हैं। यह व्यक्तिगत तत्व कहानी को और भी डरावना बनाता है। उसे देखने की शक्ति या नहीं देखने की आपके हाथों में है। यह चुनाव, यह सरल चुनौती ही है जिसने इस किंवदंती को इतने सालों तक जीवित रखा है, एक साधारण नाम को अलौकिक आतंक के प्रतीक में बदल दिया है। लेकिन यह खास नाम क्यों, मैरी क्यों और ब्लडी क्यों? नाम ही एक अंधेरे और दुखद अतीत की ओर इशारा करता है। यह उदासी, क्रोध और शायद हिंसा से भरी एक कहानी का सुझाव देता है। लोग स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजों के बारे में उत्सुक होते हैं। हम जानना चाहते हैं कि यह व्यक्ति कौन था और भूतिया कहानियों की दुनिया में उसे इतना प्रसिद्ध बनाने के लिए उसके साथ क्या हुआ। किंवदंती हमें सिर्फ डराती नहीं है, यह हमें इस भूतियापन के पीछे के इतिहास के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या वह एक अकेली रानी का भूत है, एक अन्यायपूर्ण महिला का, या कुछ और ही? यह रहस्य उसकी अपील का एक बड़ा हिस्सा है और यही कारण है कि इस कहानी का हमारी कल्पनाओं पर इतना शक्तिशाली प्रभाव है। अंततः ब्लडी मैरी नाम से डर लगता है क्योंकि यह अज्ञात का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक ऐसी दुनिया का द्वार है जिसे हम नहीं समझते, आत्माओं और किंवदंतियों की दुनिया का। जब कोई आपको चुनौती देता है कि आप आईने के सामने उसका नाम बोलें, तो वे आपको उस अज्ञात दुनिया को चुनौती देने की चुनौती दे रहे होते हैं। वे पूछ रहे होते हैं कि क्या आप इतने बहादुर हैं कि दूसरी तरफ क्या हो सकता है उसका सामना कर सकें। ये साहस की एक परीक्षा है जो कैंप फायर कहानियों और खेल के मैदान की अफवाहों से प्रेरित है। डर सिर्फ एक भूत देखने के बारे में नहीं है, यह इस संभावना के बारे में है कि हम एक दूसरे को जो डरावनी कहानियां सुनाते हैं वे वास्तव में सच हो सकती हैं और एक साधारण नाम में उन्हें जीवंत करने की शक्ति है। भूतिया कहानी से बहुत पहले मैरी नाम की एक असली इंसान थी। वह कोई चुड़ैल या आत्मा नहीं थी, बल्कि एक राजकुमारी थी। यह मैरी ट्यूडर थी, जिसका जन्म 1516 में हुआ था। वह इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजा हेनरी अष्टम और उनकी पहली पत्नी कैथरीन ऑफ आरागॉन की बेटी थी। अपने जीवन के पहले कुछ सालों तक मैरी को बहुत प्यार मिला। वह एक राजकुमारी थी, सिंहासन की उत्तराधिकारी थी और उसके पिता उसे बहुत चाहते थे। उसे शानदार शिक्षा दी गई। उसने भाषाएं, संगीत और राजनीति सीखी। सभी को लगता था कि वह एक दिन इंग्लैंड पर राज करेगी। वह एक उज्जवल और प्रसिद्ध बच्ची थी जो शाही विशेषाधिकारों का जीवन जी रही थी, जिसे महानता के लिए तय किया गया था। हालांकि मैरी का खुशहाल बचपन ज्यादा दिन नहीं चला। उसके पिता राजा हेनरी अष्टम अपने उत्तराधिकारी के लिए एक बेटे की तलाश में बहुत परेशान थे। जब रानी कैथरीन उसे एक बेटा नहीं दे सकी तो उसने एक नई पत्नी लेने का फैसला किया। इस फैसले ने मैरी की दुनिया को पूरी तरह से उलट-पुलट कर दिया। राजा ने कैथोलिक चर्च से नाता तोड़ लिया, कैथरीन को तलाक दे दिया और एनी बोलिन से शादी कर ली। अचानक मैरी अब एक प्यारी राजकुमारी नहीं रही। उसे नाजायज घोषित कर दिया गया, उसका खिताब छीन लिया गया और उसे अपनी माँ से अलग कर दिया गया। वह राज्य की सबसे महत्वपूर्ण बच्ची से अपने ही घर में एक बहिष्कृत बन गई, जो एक युवा लड़की के लिए वास्तव में विनाशकारी बदलाव था। कई सालों तक मैरी ने एक कठिन और अकेला जीवन जिया। उसे अक्सर शाही दरबार से दूर रखा जाता था
और कभी कभी उसे अपनी सुरक्षा का भी डर रहता था। उसने अपने कैथोलिक विश्वास को, अपनी माँ के धर्म को बहुत मजबूती से पकड़े रखा, तब भी जब ऐसा करना खतरनाक था। उसके पिता ने उससे अपने नए चर्च और अपनी नई पत्नी को स्वीकार करने की मांग की, लेकिन मैरी ने लंबे समय तक इनकार किया। इस अवज्ञा ने उसे बड़े खतरे में डाल दिया। वह परछाइयों में रहती थी, देखती थी कि उसके पिता ने 4 और शादियां की और उसके छोटे सौतेले भाई एडवर्ड और सौतेली बहन एलिजाबेथ का जन्म हुआ। रानी के रूप में उसका एक बार का निश्चित भविष्य अब एक असंभव सपना लगता था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई एडवर्ड षष्ठम राजा बना। चूंकि वह एक कट्टर प्रोटेस्टेंट था, मैरी का कैथोलिक विश्वास उसे उसके दरबार से अलग कर देता था। लेकिन एडवर्ड एक बीमार लड़का था और 15 साल की उम्र में ही मर गया। सिंहासन के लिए एक संक्षिप्त संघर्ष के बाद मैरी ने अंततः अपनी नियति प्राप्त कर ली। 1553 में 37 साल की उम्र में मैरी ट्यूडर लंदन में जयकार करती भीड़ के बीच आई और उसे इंग्लैंड की महारानी मैरी प्रथम का ताज पहनाया गया। वह अपने दम पर शासन करने वाली देश की पहली ताजपोशी रानी थी। सालों की कठिनाई, उदासी और अनिश्चितता के बाद भूली हुई राजकुमारी अंततः रानी बन गई थी। सिंहासन तक की उसकी लंबी दर्दनाक यात्रा पूरी हो चुकी थी। ब्लडी मैरी की किंवदंती सिर्फ भूत के लिए नहीं, बल्कि उस खास तरीके के लिए भी प्रसिद्ध है जिससे लोग मानते हैं कि आप उसे बुला सकते हैं। यह एक अनुष्ठान है, चरणों का एक समूह है जिसे ठीक से पालन करना चाहिए। कहानी का सबसे आम संस्करण कहता है कि आपको एक अंधेरे कमरे में जाना होगा, आमतौर पर एक बाथरूम में, एक आईने के साथ। कमरा पूरी तरह से अंधेरा होना चाहिए, जिसमें केवल एक या अधिक टिमटिमाते मोमबत्तियों से रोशनी आ रही हो। अंधेरा और मोमबत्ती की रोशनी एक डरावना माहौल बनाने के लिए होती है। वे आपकी आंखों के लिए आप पर चालें चलना और आपकी कल्पना को जंगली होने देना आसान बनाते हैं, एक अलौकिक मुठभेड़ के लिए मंच तैयार करते हैं। एक बार जब आप अंधेरे कमरे में होते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं, तो अनुष्ठान का मुख्य भाग शुरू होता है। आपको सीधे कांच में अपनी ही परछाई को देखना होगा। फिर आपको ब्लडी मैरी नाम बार बार जपना होगा। किंवदंती के विभिन्न संस्करण कहते हैं कि आपको इसे अलग अलग संख्या में दोहराना होगा। कुछ कहानियां कहती हैं कि 3 बार पर्याप्त है, जबकि अन्य दावा करती हैं कि आपको इसे 13 बार कहना होगा। अनुष्ठान के कुछ रूपों में अतिरिक्त चरण भी जोड़े जाते हैं, जैसे चांट्स के बीच घूमना। चुनौती का मूल हालांकि वही रहता है, उस भयावह नाम को अंधेरे में दोहराना, आत्मा को बुलाना। तो यदि आप अनुष्ठान को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो क्या होने वाला है? किंवदंती के अनुसार परिणाम भयावह हो सकते हैं। मानने वाले कहते हैं कि एक महिला की छवि धीरे धीरे आईने में दिखाई देगी। वह आपके पीछे दिखाई दे सकती है या आपकी अपनी परछाई उसके चेहरे में बदल सकती है। इस महिला को ब्लडी मैरी का भूत कहा जाता है। उसके विवरण अलग अलग होते हैं। कुछ कहते हैं कि वह खून से ढकी एक खूबसूरत महिला है, जबकि अन्य उसे एक डरावनी, मुड़ी हुई चुड़ैल या एक कंकाल के रूप में वर्णित करते हैं। किंवदंती का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि वह सिर्फ दिखाई नहीं देती, उसे एक क्रोधित और प्रतिशोधी आत्मा कहा जाता है। कहानियां चेतावनी देती हैं कि ब्लडी मैरी को देखना आतंक की शुरुआत मात्र है। वह आगे जो करती है वह बुरे सपनों की बात है। किंवदंती के सबसे चरम संस्करण दावा करते हैं कि वह आपको हमला करने के लिए आईने से बाहर निकलेगी। लोग कहते हैं कि वह चिल्ला सकती है, आपको शाप दे सकती है, आपके चेहरे को खरोंच सकती है या यहाँ तक कि आपको अपने साथ आईने में खींचने की कोशिश कर सकती है, आपको हमेशा के लिए वहां फंसा सकती है। अन्य थोड़े हल्के संस्करण सुझाव देते हैं कि वह बस आपको अपनी मृत्यु का एक भयानक दर्शन दिखाएगी। परिणाम चाहे कुछ भी हो, किंवदंती स्पष्ट है, ब्लडी मैरी को बुलाना एक खतरनाक खेल है जिससे आप बिना चोट के बाहर नहीं निकल सकते। इन सालों में कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने ब्लडी मैरी का अनुष्ठान किया है और कुछ डरावना देखा है। ये कहानियां अक्सर स्लीपओवर या ऑनलाइन साझा की जाती हैं, जिससे इस मिथक में और इजाफा होता है। एक आम तरह का विवरण किसी व्यक्ति की परछाई के बदलने से जुड़ा है। एक किशोर कहानी सुना सकता है
कि कैसे वे अपने बाथरूम के आईने में नाम जपने लगे तो उनका अपना चेहरा बूढ़ा और झुर्रियों वाला दिखने लगा। वे कह सकते हैं कि उनकी परछाई में उनकी आंखें काली हो गईं या उनका मुंह एक खामोश चीख में बदल गया। ये कहानियां विशेष रूप से डरावनी होती हैं क्योंकि इनमें किसी परिचित चीज का विकृति शामिल होती है। आपका अपना चेहरा। एक और लोकप्रिय तरह की कहानी में आईने में एक ऐसी आकृति का दिखना शामिल है जो परछाई नहीं है। कोई दावा कर सकता है कि जब वे कांच में देख रहे थे तो उनके पीछे एक छायादार महिला दिखाई दी। वे कमरे में अचानक ठंडक और अकेले न होने का एहसास बताते हैं। इन कहानियों में व्यक्ति अक्सर इतना डर जाता है कि वे पीछे मुड़े बिना कमरे से बाहर भाग जाते हैं। वे यह देखने के लिए नहीं रुकते कि वह आकृति क्या करेगी। कहानी का अंत उनके इस कसम खाने के साथ होता है कि वे फिर कभी अनुष्ठान नहीं करेंगे, अपने दोस्तों को उस रात उन्हें हुए वास्तविक खतरे की चेतावनी देते हुए। कथित प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा साझा की गई कुछ सबसे नाटकीय कहानियों में भूतिया आकृति के साथ सीधा संपर्क शामिल है। कोई दावा कर सकता है कि महिला के प्रकट होने के बाद वह आईने के भीतर से बोलने या चिल्लाने लगी। ऐसी कहानियां हैं जिनमें कांच टूट जाता है या सतह पर अचानक एक खूनी हाथ का निशान दिखाई देता है। ये विवरण सिर्फ एक अजीब आकृति देखने से कहीं अधिक तीव्र होते हैं। वे सुझाव देते हैं कि आत्मा सिर्फ एक निष्क्रिय छवि नहीं है, बल्कि एक सक्रिय शक्ति है जो भौतिक दुनिया के साथ बातचीत कर सकती है। यही वे कहानियां हैं जो इस किंवदंती को सबसे डरावना किनारा देती हैं और लोगों को वास्तव में इसे खुद आजमाने से डरती हैं। बेशक यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ कहानियां हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इनमें से कोई भी सच है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि अंधेरी, तनावपूर्ण स्थितियों में हमारा दिमाग हमें धोखा दे सकता है। जब आप कम रोशनी में अपनी ही परछाई को देखते हैं तो आपका दिमाग भ्रमित हो सकता है और अजीबोगरीब छवियां बनाना शुरू कर सकता है। यह एक झात ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे ट्रॉक्सलर इफेक्ट कहा जाता है। तो जबकि ये प्रत्यक्षदर्शी खाते डरावने और आकर्षक हैं, वे सबसे अधिक डर, सुझाव और दिमाग की एक साधारण चाल का परिणाम है, न कि अतीत के एक प्रतिशोधी भूत के साथ एक वास्तविक मुठभेड़ का। असली महारानी मैरी प्रथम को उनका दुर्भाग्यपूर्ण उपनाम ब्लडी मैरी इंग्लैंड की शासक के रूप में उनके कार्यों के कारण मिला। जब वह सिंहासन पर आईं, तो इंग्लैंड धार्मिक रूप से बंटा हुआ देश था। उनके पिता हेनरी अष्टम रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गए थे और चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया था, और उनके भाई एडवर्ड षष्ठम ने देश को प्रोटेस्टेंट धर्म की ओर और भी आगे बढ़ाया था। मैरी हालांकि एक धर्मनिष्ठ और आजीवन कैथोलिक थीं। रानी के रूप में उनका मुख्य लक्ष्य उनके पिता और भाई द्वारा किए गए धार्मिक परिवर्तनों को पूर्ववत करना था। वह इंग्लैंड को अपनी युवावस्था और अपनी मां के कैथोलिक धर्म में वापस लाना चाहती थीं। इसे प्राप्त करने के लिए महारानी मैरी ने प्रोटेस्टेंट कानूनों को उलटना शुरू कर दिया था। उन्होंने इंग्लैंड में चर्च पर पोप के अधिकार को बहाल किया और कैथोलिक प्रथाओं को वापस लाया। शुरुआत में इंग्लैंड में कई लोग जो दिल से अभी भी कैथोलिक थे, इन परिवर्तनों का स्वागत किया। हालांकि मैरी के तरीके जल्द ही बहुत कठोर हो गए। उनका मानना था कि प्रोटेस्टेंट धर्म को खत्म करना उनका पवित्र कर्तव्य है, जिसे वह एक विधर्म मानती थीं, एक खतरनाक विश्वास जो ईश्वर के सच्चे वचन के खिलाफ था। वह अपने राज्य में ईसाई धर्म के किसी अन्य रूप को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। यह अटूट धार्मिक दृढ़ विश्वास उनके शासनकाल को परिभाषित करेगा। मैरी की सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिससे प्रोटेस्टेंट होना अपराध बन गया। जिन लोगों ने अपने प्रोटेस्टेंट विश्वासों को छोड़ने और कैथोलिक धर्म में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और विधर्म के आरोप में मुकदमा चलाया गया। इस अपराध की सजा भयानक थी, आग में जलाना। अपने 5 साल के शासनकाल के दौरान लगभग 300 लोगों को, जिनमें पुरुष, महिलाएं और यहां तक कि कुछ उच्च पदस्थ चर्च नेता भी शामिल थे, को इस क्रूर तरीके से मार दिया गया। इन सार्वजनिक हत्याओं का उद्देश्य दूसरों के लिए एक भयानक चेतावनी होना था, लेकिन उनका विपरीत प्रभाव पड़ा। कई लोग इस क्रूरता से हॉरिफाइड थे और पीड़ितों को अपने विश्वास के लिए शहीद मानने लगे।
यही वे जलाना थे जिन्होंने उनकी प्रतिष्ठा को सील कर दिया और उन्हें उनका उपनाम दिया। उनके दुश्मन, खासकर प्रोटेस्टेंट लेखक जो देश छोड़कर भाग गए थे, ने पैम्फलेट और किताबें लिखीं जिनमें हत्याओं का ग्राफिक विवरण दिया गया था। सबसे प्रसिद्ध में से एक फॉक्स बुक ऑफ मार्टर्स था, जो अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गया और मैरी को एक क्रूर और रक्त पिपासु अत्याचारी के रूप में चित्रित किया, जबकि अन्य ट्यूडर सम्राटों, जिनमें उनके पिता हेनरी अष्टम और बहन एलिजाबेथ प्रथम भी शामिल थे, ने भी धार्मिक या राजनीतिक कारणों से लोगों को फांसी दी थी। मैरी को ही निशाना बनाया गया था। ब्लडी मैरी नाम अटक गया, जो उन्हें लोकप्रिय कल्पना में आग, क्रूरता और मृत्यु से हमेशा के लिए जोड़ता है। रानी के रूप में अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से परे मैरी ट्यूडर की एक गहरी व्यक्तिगत इच्छा थी, एक बच्चा पैदा करना। 16वीं शताब्दी में किसी भी राजा के लिए एक उत्तराधिकारी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था। मैरी के लिए यह और भी महत्वपूर्ण था। एक कैथोलिक उत्तराधिकारी उसके धार्मिक सुधारों को सुरक्षित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी मृत्यु के बाद इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट धर्म में वापस न आए। उसने 1554 में स्पेन के फिलिप द्वितीय से शादी की, जल्दी गर्भवती होने की उम्मीद में। शादी के तुरंत बाद ऐसा लगा कि उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। रानी में गर्भावस्था के लक्षण दिखने लगे, उसका पेट फूल गया, उसके मासिक धर्म बंद हो गए और उसने यहां तक दावा किया कि उसे बच्चे की हरकत महसूस हो रही है। दरबार और देश ने एक शाही वारिस के जन्म की तैयारी शुरू कर दी। विदेशी दरबारों को जन्म की घोषणा करने के लिए पत्र लिखे गए और शाही नर्सरी तैयार की गई। मैरी ने कन्फाइनमेंट में प्रवेश किया, जो रानियों के लिए जन्म देने से पहले एकांत का एक पारंपरिक समय होता है, और राष्ट्र ने बेसब्री से इंतजार किया। लेकिन अपेक्षित नियत तारीख आई और चली गई और कोई बच्चा नहीं आया। हफ्ते महीनों में बदल गए और धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि कोई बच्चा नहीं था। रानी के लक्षण अंततः फीके पड़ गए और उसे अपने कन्फाइनमेंट से बाहर आना पड़ा, निस्संतान और सार्वजनिक रूप से अपमानित। यह एक विनाशकारी व्यक्तिगत और राजनीतिक झटका था। आज के इतिहासकार मानते हैं कि मैरी को फैंटम प्रेगनेंसी या स्यूडोसाइसिस नामक बीमारी थी। यह एक दुर्लभ स्थिति है जहां एक महिला में गर्भावस्था के सभी लक्षण होते हैं, लेकिन वह वास्तव में गर्भवती नहीं होती है। यह अक्सर बच्चा पैदा करने की अत्यधिक इच्छा के कारण होता है। मैरी की कैथोलिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए एक उत्तराधिकारी की तीव्र आवश्यकता को देखते हुए यह देखना आसान है कि ऐसा कैसे हो सकता था। उसकी तीव्र आशा संभावित शारीरिक एलिमेंट्स के साथ मिलकर उसके शरीर और दिमाग को यह विश्वास दिलाने में सफल रही कि वह गर्भवती है। यह व्यक्तिगत त्रासदी एक बहुत ही सार्वजनिक मंच पर घटित हुई। यह दुखद प्रकरण इस बात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि ऐतिहासिक रानी बच्चों के बारे में एक भूतिया कहानी से कैसे जुड़ी। ब्लडी मैरी की लोक कथा अक्सर उसे एक ऐसी आत्मा के रूप में चित्रित करती है जो एक बच्चा खोने या बच्चा पैदा न कर पाने के कारण क्रोधित है। किंवदंती के कुछ संस्करण कहते हैं कि वह बच्चों को चुरा लेती है, जबकि असली महारानी मैरी ने हिंसक तरीके से एक बच्चा नहीं खोया था। उसकी बहुत ही सार्वजनिक और दुखद काल्पनिक गर्भधारण ने एक ऐसी महिला की एक शक्तिशाली कहानी बनाई जिसे एक तीव्र अधूरी बच्चे की लालसा ने परिभाषित किया था। यह गहरा व्यक्तिगत दुख सदियों से कहानियों में एक प्रतिशोधी बच्चा चुराने वाली भूत की डरावनी कहानी में बदल गया। असली महारानी मैरी प्रथम और किंवदंती के डरावने भूत के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक तथ्य हमें एक असली महिला के बारे में बताते हैं, एक रानी जिसने एक कठिन जीवन जिया। तथ्य यह है कि मैरी ट्यूडर इंग्लैंड की पहली रानी थीं जिन्होंने अपने दम पर शासन किया। यह एक तथ्य है कि वह एक धर्मनिष्ठ कैथोलिक थीं जिन्होंने अपने देश को पुराने धर्म में वापस लाने की पूरी कोशिश की। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि उनकी सरकार लगभग 300 प्रोटेस्टेंटों को जलाने के लिए जिम्मेदार थी, जिसके कारण उन्हें ब्लडी मैरी का उपनाम मिला। ये घटनाएं ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज हैं और इसमें कोई विवाद नहीं है। दूसरी ओर लोक कथा डरावनी कहानियों का एक संग्रह है जो सदियों से बनती आ रही है। इस बात का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है,
कि महारानी मैरी ने कभी अपने बच्चे को मारा था या उनका भूत आईने में भटकता है। आईने के सामने किसी आत्मा का नाम जपने से उसे बुलाने का विचार लोक कथा का एक क्लासिक तत्व है, इतिहास का नहीं। ये कहानियां शायद बहुत बाद में बनाई गई होंगी, जिसमें रानी के डरावने उपनाम को आईने के बारे में पुरानी अंधविश्वासों के साथ जोड़ा गया होगा कि वे आत्मा लोक के द्वार होते हैं। किंवदंती रचनात्मक कहानी कहने का एक अंश है, न कि रानी के परलोक का एक तथ्यात्मक विवरण। यह एक भूतिया कहानी है, सीधी और सरल। तो ये दोनों कैसे घुल मिल गए? यह संबंध शायद उनके उपनाम के ब्लडी हिस्से और उनकी दुखद व्यक्तिगत कहानी से आता है। उनका नाम पहले से ही किसी हॉरर कहानी जैसा लगता था। जब आप उनकी काल्पनिक गर्भधारण को लेकर उनकी सार्वजनिक पीड़ा को जोड़ते हैं, तो आपके पास एक भूतिया कहानी के लिए एकदम सही सामग्री होती है। एक रानी जिसका उपनाम ब्लडी था, जिसने बेसब्री से एक बच्चा चाहा और कभी नहीं मिला। ये देखना आसान है कि कहानीकार इसे एक ऐसी आत्मा की कहानी में कैसे बदल सकते हैं जो बच्चों को लेकर क्रोधित है। ऐतिहासिक व्यक्ति और काल्पनिक भूत समय के साथ लोकप्रिय कल्पना में एक साथ मिल गए। इसलिए जब हम ब्लडी मैरी के बारे में बात करते हैं, तो हम वास्तव में दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, एक जटिल और दृढ़ रानी जिसका शासनकाल धार्मिक संघर्ष और व्यक्तिगत त्रासदी से चिह्नित था। और फिर लोक कथाओं का व्यक्ति है, एक डरावना भूत जो आईने में दिखाई देता है। जबकि भूतिया कहानी ने अपना नाम और कुछ विषय असली रानी के जीवन से उधार लिए होंगे। इतिहास के तथ्यों को एक अच्छी भूतिया कहानी के मजे और डर से अलग करना महत्वपूर्ण है। एक वास्तविक व्यक्ति है जिसने एक राष्ट्र को आकार दिया, और दूसरा एक मिथक है जो हमें स्लीप ओवर में डराता है। इतने सारे लोग, खासकर युवा, ब्लडी मैरी की किंवदंती को क्यों पसंद करते हैं? यह अजीब लगता है कि हम ऐसी किसी चीज की ओर आकर्षित होंगे जिसे हमें डराने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इसका एक कारण है। भूतिया कहानियां सुनाना और सुनना एक शक्तिशाली भावना का अनुभव करने का एक सुरक्षित तरीका है। डर। जब आप अपने दोस्तों के साथ एक सुरक्षित जगह पर होते हैं, तो ब्लडी मैरी अनुष्ठान का प्रयास करना एक रोलर कोस्टर पर जाने जैसा होता है। आपको डरने का रोमांच और एड्रेनालाइन रश मिलता है, लेकिन आप जानते हैं कि आप किसी वास्तविक खतरे में नहीं हैं। यह एक नियंत्रित डर है और यह बहुत रोमांचक हो सकता है। इस तरह की किंवदंतियां एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य भी पूरा करती हैं। वे कई बच्चों और किशोरों के लिए एक राइट ऑफ पैसेज हैं। ब्लडी मैरी चैलेंज लेना अपने दोस्तों को अपनी बहादुरी साबित करने का एक तरीका है। यह एक साझा अनुभव है जो एक समूह को एक साथ बांध सकता है। कहानी सुनाना, एक दूसरे को चुनौती देना और फिर उसके बारे में बात करना साझा यादें और अंदरूनी चुटकुले बनाता है। यह सीमाओं का परीक्षण करने और वास्तविक दुनिया और अलौकिक दुनिया के बीच की रेखा का पता लगाने का एक तरीका है। यह एक ऐसा खेल है जिसके नियम सभी जानते हैं और इसे खेलना बड़े होने का हिस्सा है। इसके अलावा ब्लडी मैरी जैसी भूतिया कहानियां हमारे कुछ सबसे गहरे मानवीय भय को छूती हैं। अंधेरे का डर, देखे जाने का डर और अज्ञात का डर ऐसी चीजें हैं जिनका सभी लोग अनुभव करते हैं। किंवदंती इन सभी भयों को एक साफ पैकेज में समेट देती है। अनुष्ठान के लिए आपको अंधेरे में रहना पड़ता है, एक परछाई को घूरना पड़ता है जो परेशान करने वाला हो सकता है। यह आपको एक अज्ञात इकाई को बुलाने के लिए कहता है। कहानी इतनी अच्छी तरह से काम करती है क्योंकि यह उन बहुत ही बुनियादी आदिम भयों को ट्रिगर करने के लिए अनुकूलित है जो हम सभी अपने साथ रखते हैं। यह अनौपचारिक कहानी कहने का एक उत्कृष्ट नमूना है। अंत में हमें ये कहानियां पसंद हैं क्योंकि वे हमारी साधारण दुनिया में थोड़ा जादू और रहस्य जोड़ती हैं। यह विचार कि आप अपने बाथरूम के आईने का उपयोग करके किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल सकते हैं, एक आकर्षक विचार है। यह बताता है कि वास्तविकता में जितना हम हर दिन देखते हैं उससे कहीं अधिक है। भले ही हम भूतों में सचमुच विश्वास न करें, क्या होगा अगर यह रोमांचक है? ब्लडी मैरी जैसी किंवदंतियां हमारी कल्पनाओं को आजाद होने देती हैं। वे हमें अनुमानित तार्किक दुनिया से छुट्टी देती हैं और हमें बस एक पल के लिए यह सोचने देती हैं
कि क्या अलौकिक वास्तव में वास्तविक हो सकता है। आश्चर्य की यह भावना एक शक्तिशाली और सुखद भावना है। आज 2026 में ब्लडी मैरी की किंवदंती पहले की तरह ही लोकप्रिय है। यह सिर्फ जुबानी बातों से बहुत आगे फैल चुकी है। यह कहानी अब लोकप्रिय संस्कृति का एक मुख्य हिस्सा है, जो फिल्मों, टेलीविजन शो और पूरे इंटरनेट पर दिखाई देती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे वीडियो से भरे पड़े हैं जिनमें लोग चुनौती का प्रयास कर रहे हैं। उनकी डरी हुई प्रतिक्रियाएं सभी को देखने के लिए साझा की जाती हैं। यह कहानी आधुनिक युग के अनुकूल हो गई है, लेकिन इसके मुख्य तत्व वही बने हुए हैं। एक आईना, एक अंधेरा कमरा और एक जपा हुआ नाम। इस किंवदंती ने खुद को अविश्वसनीय रूप से लचीला साबित किया है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही है। थोड़ा बदलती है लेकिन कभी गायब नहीं होती। हर किसी के लिए कहानी का एक अलग अर्थ है। कुछ के लिए यह एक मूर्खतापूर्ण खेल से ज्यादा कुछ नहीं है। शुक्रवार की रात दोस्तों के साथ थोड़ा हार्मलेस मजा करना। वे इसे तंत्रिका की परीक्षा के रूप में देखते हैं, मृतकों से संपर्क करने का वास्तविक प्रयास नहीं। उनके लिए चीखना और डर से कूदना सब प्रदर्शन का हिस्सा है। दूसरों के लिए किंवदंती का अधिक गंभीर आकर्षण है। वे अलौकिक के बारे में वास्तव में उत्सुक हैं और अनुष्ठान को कुछ असाधारण अनुभव करने के संभावित तरीके के रूप में देखते हैं। वे डर और अलौकिक मुठभेड़ की वास्तविक आशा के मिश्रण के साथ चुनौती का सामना कर सकते हैं। महारानी मैरी प्रथम और आईने में भूत की कहानी हमें दिखाती है कि इतिहास को कैसे मिथक में बदला जा सकता है। एक वास्तविक व्यक्ति का जीवन राजनीतिक उथल-पुथल और व्यक्तिगत दुख से भरा एक डरावनी भूतिया कहानी का बीज बन गया। रानी का कठोर उपनाम और एक बच्चे के लिए उसकी दुखद इच्छा एक ऐसी किंवदंती को बढ़ावा देने के लिए एकदम सही विवरण थे, जो अब सदियों से चली आ रही है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी कई सबसे प्रसिद्ध भूतिया कहानियों के पीछे वास्तविक मानव इतिहास का एक कर्नल हो सकता है, जो समय और अनगिनत बार सुनाने से मुड़ गया और बदल गया। दोनों के बीच की सीमा अक्सर धुंधली हो सकती है। तो सवाल आपके विचार के लिए बना हुआ है। आप ब्लडी मैरी की किंवदंती के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इसे एक डरावनी लेकिन हार्मलेस कहानी के रूप में देखते हैं, लोक कथा का एक आकर्षक टुकड़ा जो पीढ़ियों से बचा हुआ है, या क्या आप मानते हैं कि आईने में फंसी आत्मा की कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है? क्या आपको लगता है कि अंधेरे में हमारा दिमाग हम पर चालें चल रहा है? और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उसकी कहानी पढ़ने के बाद क्या आप आईने के सामने खड़े होकर एक मोमबत्ती जलाकर और उसका नाम फुसफुसाने के लिए पर्याप्त बहादुर होंगे? किंवदंती जीवित है, अगले व्यक्ति के पूछने का इंतजार कर रही है।